लड़की सब लेट से आकर अंदर घुस जाएगा, ढकेल दो इसको अंदर। नहीं कहेगी सब तो नहीं, लेट से आएगी सब ना, तो घसकना है तो आराम से कहे ना, खस को। ऐसा करकरा आके बोलेगा घस गो। अरे गलती की है तुम, अगर आदमी एक्सेप्ट कर ले, थोड़ा सा गलती करने के बाद थोड़ा सा भाषा सुधार लीजिए तो आदमी गलती माफ कर देता ना। देखो लेट से आएगी इस तरह, घस गो। ठीक हुआ कोनो लड़का से नहीं बोलती, नीचे गिरा देता हूँ। कोनो बोले ना, कोनो लड़का दूसर का लड़का से घस को नीचे ना गिरा देगा तब कहिए। बताइए वो परिवहन वाला का बता दिए थे ना। रेल में भारत में पहली सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? 1853। तिरपन। भारतीय रेल दुनिया में कितने नंबर पे है? 6। भारतीय रेल को ज्यादा लाभ सवारी से होती है या सामान से? सामानों से होती है, माल की ढुलाई से। भारतीय रेल में जो ब्रॉड गेज है यानी बड़ी लाइन की ट्रेनों के बीच में गैप कितना है? 1676। छोटी लाइन में 1000 और नैरो गेज में 762, 610। दो ये अलग अलग टाइप के नैरो गेज। सबसे महंगी रेल कोंकण रेल। कौन सा? कोंकण रेल। अर्जुन बलवंत बलवलकार। कोंकण रेल के निर्माता अर्जुन बलवंत बलवलकार। कोंकण रेल किस तट पर है? पश्चिमी घाट पर है। ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्या है? पहाड़ है। इसी के ऊपर से कौन सी ट्रेन गई है? कोंकण रेल गई है। बता दिए थे ना ये सब, पश्चिमी घाट पर बिछाई गई है बलवलकार। सबसे पहले मेट्रो कहाँ चली थी? कलकत्ता। उसके बाद दिल्ली। 1984 में ही कहाँ चल गई थी? कलकत्ता में। कलकत्ता रेल नेटवर्क को लेके आया गया था रेलवे द्वारा। बाद में रेलवे को लग गया कि नहीं, उसको कलकत्ता मेट्रो वो संभाल नहीं पाएगा, मेट्रो नहीं संभाल पाएगा, तो फिर उसने क्या कर दिया? हैंडओवर, हाथ उठा दिया। अब मुख्यमंत्री लोगों के अंडर में क्या आ जाता है? मेट्रो। मेट्रो अब किसके अंडर में चलाता है? मुख्यमंत्री लोगों के अंडर में चलाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 मुंबई से लेके कहां तक चली? कुर्ला। मुंबई से लेके कुर्ला। 2011 में भारत में कलकत्ता से धनबाद के बीच में पहली डबल डेकर ट्रेन चली थी। धनबाद और कलकत्ता के डबल डेकर क्या होती है? दुतल्ला ट्रेन होता है। कितना होता है? दुतल्ला होता है। डबल डेकर कोई खास फायदा नहीं होता है, लेकिन 30% सीटें बढ़ जाती हैं, 30% सीटें क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती। डबल डेकर ट्रेन चलाने की वजह से। उसके बाद कई जगह पे चली। भारत में सबसे लंबी दूरी तक, सबसे लंबी जो ट्रेन है वो है आपकी विवेक एक्सप्रेस। डिब्रूगढ़ से लेके कहाँ जाती है? कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ से कहाँ जाती है? कन्याकुमारी। इससे पहले हिमसागर एक्सप्रेस था। कौन था? हिमसागर। ये जम्मू से लेके कन्याकुमारी था। अभी कौन सा है? विवेक एक्सप्रेस। कौन सा है? विवेक। जबकि सबसे ज्यादा डिब्बा जोड़ने की बात करेंगे तो प्रयागराज। कौन सा है? प्रयाग। बहुत सारा डिब्बा जोड़ लेती है। इलाहाबाद से कानपुर, फिर दिल्ली, बीच में एक स्टॉपेज है कानपुर, सीधे कहाँ चल जाती है? दिल्ली। तो सबसे लंबी ट्रेन कौन है भैया? विवेक एक्सप्रेस। सबसे लंबी ट्रेन विवेक है। डबल डेकर ट्रेन कहां से कहां चली थी? पहली कलकत्ता से धनबाद तक। दो देश, राजधानी को राजधानी से जोड़ता है, राजधानी। दो करीब स्थित दो बड़े शहरों को जोड़ेगा शताब्दी। दूर के बड़े शहरों को जोड़ेगा दुरंतो। कौन सा? दुरंत। जन शताब्दी क्या है? कम सुविधाएं देती है बट स्टॉपेज कम रहता है, बहुत तेजी से देखे चली जाती। ऐसी सुविधा देने के लिए गरीबों के लिए क्या बनाया गया था? गरीब रथ। भारत में रेलवे जो है एक सिंगल नेटवर्क से परिचालित किया जाता है। भारतीय रेलवे को कंट्रोल करने के लिए कुल 18 जोन बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? 18 जोन। इन 18 जोन में लगभग 71 से 73 डिवीजन है। अभी 73 होने वाला है डिवीजन, इसलिए मटेरियल में आपके कितना हो गया? 73। कितने जोन है? 18 जोन और डिवीजन 73। जोन क्या होते हैं? एक रेलवे जोन को दो बहुत बड़े एरिया में बांट दिया जाता है। लगभग एक जोन के अंदर में 80 से 100 स्टेशन आ जाते हैं। एक जोन में कितने स्टेशन आ जाते हैं? 100 गो स्टेशन लगभग आ जाता है। कितना में? एक जोन में। अब बताइए एक आदमी 100 गो स्टेशन संभालेगा, पगला जाएगा। तो 10-10 स्टेशन कर करके क्या बना देता है? डिवीजन। 10 से 15 को स्टेशन दे दिया एक डिवीजन को, 15 को स्टेशन दे दिया दूसरे डिवीजन को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एक जोन में कितने स्टेशन हो जाए? लगभग 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब इसी जोन को फिर किसमें बांटता है? डिवीजन में। किसमें बांटता है? डिवीजन में। बताइए इसके बांटने से सहूलियत होता है या नहीं होता? होता। अब ये 18 जोन हम नक्शा में पढ़ा देते हैं, यहाँ आपको याद नहीं होगा। 18 जोन के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो कहाँ पढ़ना पड़ेगा? नक्शा में। नक्शा में हम आपको क्या करते हैं? पढ़ा। नक्शा में पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं आप लोग को?
तो उसमें आपको 18 जोन बता देंगे। जोन क्या होता है, अभी बताए ना जोन क्या होता है। डिवीजन, हाँ पढ़ लिए हैं सर जी, ठीक है, आप लोग नक्शा में पढ़ लिए होंगे तो पढ़ लिए हैं। एक जोन में 100 से 120 के आसपास में क्या वो डिवीजन। अब भैया ये कोई फिक्स थोड़ी है कि सब एक मान के चले कोई स्टेशन पास पास में, तब ज्यादा हो जाएगा वहां पर। अभी जो हम खड़े हैं पटना में, ये किस डिवीजन के अंदर आता है, हाजीपुर। किस डिवीजन में आता है, हाजीपुर, ये हाजीपुर में आ जाता है यहाँ पर। और जोन, ये हमको जोन संभाल रहा है, ये क्या है, जोन। अब बताइए इस जोन को फिर हम किस में बांटते हैं, डिवीजन में। अब इसमें कई सारे क्या है, डिवीजन है। तो हम पटना वाले किस डिवीजन में आते हैं, दानापुर डिवीजन। किस डिवीजन में, दानापुर डिवीजन। पटना जंक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा है, दानापुर डिवीजन। तो दानापुर में देखिएगा ना, जाइएगा तो पटना स्टेशन पे यात्रियों के लिए सुविधाएं ज्यादा हैं, जबकि दानापुर में कर्मचारियों के लिए सुविधाएं ज्यादा हैं। किसी का क्वार्टर है, किसी का घर है, किसी को कुछ है। हाजीपुर रेलवे का क्या है, जोन है, जबकि सोनपुर डिवीजन है। क्या है, डिवीजन। सोनपुर में जाएगा बड़ी बड़ी बंगला वंगला रहने के लिए, फला फला आदमी के लिए। तो ये रेलवे का हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। डिवीजन, डिवीजन याद करने से फायदा कौन सी, 73 को डिवीजन याद करेंगे, 18 जोन आपको याद रहना चाहिए। 18 जोन याद करा देते हैं। उत्तरी रेल दिल्ली, उत्तर मध्य इलाहाबाद, दक्षिणी रेल चेन्नई, दक्षिण मध्य हैदराबाद, पश्चिमी चर्च गेट, पश्चिम मध्य जबलपुर, पूर्वी कलकत्ता, पूरब मध्य हाजीपुर, मध्य रेलवे सीएसटी, उत्तर पूरब जयपुर, उत्तर पश्चिम जयपुर, उत्तर पूरब गोरखपुर, उत्तर पूरब सीमांत मालेगांव, दक्षिण पश्चिम हुबली, दक्षिण पूरब कोलकाता, दक्षिण पूरब मध्य बिलासपुर, पूर्वी तटीय भुवनेश्वर, दक्षिण तटीय आपका विशाखापट्टनम, कलकत्ता मेट्रो कलकत्ता। 18 को हो गया खत्म, ही नक्शा में याद करा देते, हो गया। अरे यार इसमें याद ही नहीं होगा, इसमें याद नहीं हो पाएगा। याद करने के लिए आपको क्या करना है, नक्शा वाले बैच में। रेलवे जोन, रेलवे समझ में आ गया। भारत में सबसे ज्यादा सामान की ढुलाई कौन कर देता है, रेलवे। कौन कर देता है, रेल। लेकिन रेलवे को सबसे ज्यादा फायदा माल ढुलाई से होता है, और सबसे ज्यादा खर्चा किसमें आ जाता है, सवारी वाले। किसमें, सवारी वाले। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसलिए सर रेलवे अपना अलग से मालगाड़ियों के लिए क्या करने जा रहा है, ट्रैक बिछा रहा है। अलग मालगाड़ियों के लिए क्या बिछाएगा, ट्रैक। उसे क्या कहते हैं, डीएफसी, डेडिकेटेड मतलब पूरी तरह से समर्पित, फ्रेट मतलब सामान, कॉरिडोर मतलब रास्ता। डीएफसी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। एक पश्चिम साइड में है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और एक पूरब साइड में है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। समझ में गया। ये लगभग लगभग भैया इधर से तो मोदी जी आते हैं, तो ये वाला आपका 1 साल में तैयार हो जाएगा। अगले साल ये पूरी तरह से तैयार। इसमें आधे दूर पर ट्रेनें चलती भी हैं सब। अब ये चलेगा आपका 2025 तक चलेगा, और 2050 तक आगे कई फ्रेट कॉरिडोर बनेंगे। 2050 से 55 तक का टारगेट है। तब तक हम लोग मर खप के स्वाहा हो चुके रहेंगे। आप लोग बचे रहेंगे, हम लोग थोड़े बचेंगे। 2050 तक हम लोग थोड़े जा पाएंगे। अरे हम लोग कितना और 8-9 साल चलेंगे लोगों। रेलवे समझ में आ गया। रेलवे में कोई दिक्कत, चलिए। अब रेलवे के बाद आता है जल परिवहन। क्या आता है, जल परिवहन। जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन है। सबसे सस्ता परिवहन जल परिवहन। इससे सस्ता दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है। पानी वाली जहाज बनाइए, ठेल दीजिए समुद्र में, हो गया परिवहन। कौन परिवहन, जल परिवहन। तो जल परिवहन भारत में 2 तरह से होता है। जल परिवहन के 2 रास्ते, एक होते हैं समुद्र, एक होती है नदियां। जल परिवहन, जल परिवहन के कितने रास्ते, 2। कौन कौन, एक हो गया नदी। नदियों पर टोटल 6 गो मार्ग बना है, जो में कोनों में से जहाज नहीं चलती है। और समुद्र, कौन सा, समुद्र। समुद्र के लिए 13 गो बड़े बंदरगाह है। कितने बड़े बंदरगाह है, 13। हालांकि 250 से अधिक छोटे बंदरगाह है। 250 से अधिक क्या है, छोटे बंदरगाह। छोटे बंदरगाह राज्य सरकार के अधीन आते हैं। छोटे बंदरगाह किसके अधीन आते हैं, राज्य। और बड़े बंदरगाह केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। भारत के कुल विदेशी व्यापार का, कुल कितने प्रकार का विदेशी व्यापार, जो विदेशी व्यापार होता है उसका 95% इन्हीं बंदरगाहों से हो जाता है। 13 गो से 95%। बाकी कुछ बांग्लादेश से ट्रेन आ जाती है, पाकिस्तान से ट्रक आ जाता है, अमेरिका वगैरह से हवाई जहाज से चला आता है। लेकिन 95% सामान जो विदेशों से आता है, उनकी जिम्मेदारी केवल इन 13 बंदरगाहों पे है। दुनिया का कोई विदेशी सामान मेड इन चाइना, मेड इन जापान,
मेड इन नरक, जितना विदेशी इंपोर्टेड चीज है वो सारा का सारा चीज कहां से आता है? इन्हीं 13 बंदरगाहों से। देश की अर्थव्यवस्था को संभाल के रखे हैं यही 13 बंदरगाह। जो बड़े बंदरगाह हैं वो किसके अंडर में रहते हैं? राज्य सरकार, केंद्र सरकार। जो छोटे बंदरगाह हैं वो राज्य सरकार। लेकिन भारत सरकार की एक विफलता रही है। नदियों पर अब तक कितने राजमार्ग बनाए जा चुके हैं? 6, जिसमें सबसे बड़ा है जल मार्ग संख्या 1, जिसके 3 पेज है। कलकत्ता से यहाँ आपका फरक्का तक, फरक्का से यहाँ पटना तक, पटना से हल्दिया तक, यानी ये 3 पेज में आता है। कलकत्ता से कहां तक जाता है? इलाहाबाद तक। कलकत्ता से इलाहाबाद तक। इस पे कोई जहाजवाज नहीं चलती है सर, खाली आदमी बोलता है इसे चलती है। रीजन क्या है कि इसकी गहराई महज 2 मीटर है। कितनी मीटर है? 2 मीटर। यानी एवरेज गहराई जो है वो कितनी है? 2 मीटर। कहीं कहीं नदी का पानी एकदम कम है। तो यहाँ इसको गहरा करने की जरूरत है, जिस पर कोई ध्यान नहीं देता है। जबकि सरकार जो है इनकी सोच बड़ी नहीं है, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि हमारा कार्यकाल 5 साल का है, हमें 5 साल में आउटकम चाहिए। आप जरा बताइए कितना मेहनत करके एक रेल की पटरी बिछाई जाती है। मट्टी काट के लाओ, पहले मट्टी ऊपर करो, फिर रोलर से उसको चाप के एकदम पतला करो, दबाओ, फिर उसमें बजरी डालो मोटा वाला, फिर उसपे से पत्थर डालो, फिर सीमेंट का स्लीपर बिछाओ, उसपे से रोलर का ट्रैक बिछाओ, फिर कसो, फिर अंदर से वायरिंग करो, सिग्नल बिठाओ, फाटक बैठाओ। एकरा से सस्ता पड़ेगा हर जिला में आपका कर दीजिए एक और को डोजर जहाज दे दीजिए। डोजर जहाज इसे बकोटते चलता है, चलेगा ना? तो नीचवा क्या करता है? इसे बकोटते चलता है ऊपर से, अब बकोट बकोट के साइड में फेंक देता है। कुछ काम नहीं है। हर जिला में क्या दे दीजिए? एक को दीजिए, 2 को दीजिए, एगो ये पट्टी जाए, एगो ये पट्टी जाए। हर जिला में 2 गो, सुबह एगो इन्ने निकले, एगो इन्ने निकले, बकोट के सब साइड कर देगा और लौटने के टाइम फिर आके बकोट देगा। उसका काम है खाली बकोट बकोट के क्या करते? साइड करते। लेकिन ये सरकार से नहीं हो पाता है। 5 ट्रिलियन जीडीपी वाले लोगों से, समझ में आ गया? अगर ये सस्ता, अगर हमारे यहाँ नदियों वाली व्यवस्था आ जाए, आप सिंपली समझिए कि अगर कलकत्ता है, यहाँ से कलकत्ता से अगर कोई चीज अगर आप पटना मंगाते हैं तो कम से कम ये ट्रक वाला लेगा 40,000 रुपया। कम से कम पटना से कलकत्ता आने का कितना लेगा? 40,000। इससे कम तो सवाल पैदा नहीं होता है कि ट्रक वाला लेगा। अब हम कोई भी सामान मंगा रहे हैं, वो सामान कितना है ये छोड़िए, उस पर हमें कितना जोड़ना है? कितना? 40,000। अब कलकत्ता में मछली सस्ती मिलती है, ठीक है, वहां पे मछली सस्ता मिलता है, और मछली लोग खइबो करता है एकदम दबा के एकदम। जैसे बिहार में हम लोग चाय पीते हैं ना, घर में घुसते चाय पीजिएगा, पिला रहे इनको चाय पिला घर में घुसते होकर चाय पिलाएगा। तो वहां लोग मछली ज्यादा खाते हैं। अब भाई बिहार में अगर उन मछलियों को लेना है तो एक ट्रक अगर मछली लाते हैं, हम कितना में खरीदे हैं पहले गोली मारिए। पहले हमको उसमें से ट्रक का कितना देना है? 40। ए भैया सब चीज तो ये चौपट हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे बंगाल में यहाँ पर बत्तख के अंडे लोग बहुत खाते हैं शौक से, वहां के लोग खाते हैं। बट बिहार में लोग बत्तख के अंडा पसंद ही नहीं करते हैं। जबकि हमारे यहाँ बत्तख बहुत इजीली हो जाएगा। उसे जल पसंद है, जलीय जीव नहीं है, बत्तख को पानी पसंद है। उत्तर बिहार में बाढ़ आई रहता है, बत्तख को लिए एकदम समझिए ओलंपिक है उसका उसे ओलंपिक की तरह में घूमेगा नीरज चोपड़ा है। तो बत्तख पाल सकते हैं। लेकिन अगर बत्तख के हम लोग बहुत सारे अंडों को इकट्ठा किए तो उसे बेचने के लिए कहां जाएगा? कलकत्ता। अब भाई ट्रेन से बेचेगा तो उसको 3-4 हजार रुपया देना पड़ेगा। ट्रक के मान के चलिए एक ट्रक सामान है, एक ट्रक उसने मान के चलिए पूरे गांव के लोगों ने या एक जिला में कई लोगों ने बत्तख पाला, एक जगह उसका डंपिंग सेंटर बनाया, सब आदमी कलेक्ट कर किया, एक ट्रक हो गया, कलेक्ट हो गया अंडा। अब आप ट्रक से भेजिएगा कलकत्ता तो कितना पड़ जाएगा? 40। यहाँ का फायदा बताइए, सस्ता कोनो काम करा गया? सोच रहा हूँ जाके एक्स्ट्रा कितना जुड़ जाएगा? 40,000। ट्रेन से भेजेंगे 8-10 हजार वो ले लेगा, एक ट्रक सामान भेजेंगे कम से कम 8-10 हजार ट्रेन ले लेगा। लेकिन अगर यही नदियों वाली व्यवस्था रहता है, यहां से यहाँ नदी रहती तो 2 से 3 हजार में पहुंचा देता, बिहार के लोगों को रोजगार मिलता और वहां से वही ट्रक वही पानी वाली जहाज वापस लेके चली आती। तो हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो टोटल हम लोगों ने नदियों पर कितनी व्यवस्था बना के रखा? 6। और बड़े बंदरगाहों की संख्या 13। बड़े बंदरगाह किसके नियंत्रण में? छोटे बंदरगाह, बंदरगाह को भी हम नक्शे में पढ़ा दिए हैं। यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, जिसको कांडला बंदरगाह, सबसे ज्यादा व्यस्त बंदरगाह कांडला, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, सबसे आधुनिक बंदरगाह नावासिवा, पर्यटन के लिए मुर्मुगांव, कुद्रेमुख के लौ वयस्क के लिए मैंगलोर, कोची बंदरगाह पूरा अरब सागर की रानी, सबसे कम गहरा तूतीकोरिन, सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई,
निगम आधारित एन्नौर, सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम, इसके आगे डॉल्फिन नोच पहाड़ी है। यहाँ पर अब ये कौन सा पारादीप बंदरगाह चावल निर्यात के लिए, नदी पर स्थित हल्दिया बंदरगाह यानी कलकत्ता हुगली नदी पर है, और एक यहाँ पोर्ट ब्लेयर, 6 इस साइड 6 इस साइड, एक इधर, 6 6 12 1 13 बड़े बंदरगाह। नक्शा में ये पढ़ा दिए, फाउंडेशन में इसको नहीं पढ़ना है। समझ में आ रहा है लाइव वाले सारे लोग? जो चीज नक्शा का है उसको कहाँ समझिए, नक्शा में। जो कंसेप्ट वाला है परिवहन का टॉपिक था। अब जैसे आपको नक्शा में हम रेलवे पढ़ाते हैं, वहां गेज बताते हैं, ब्रॉड गेज मीटर गेज नहीं बताता है। कोंकण रेल बताते हैं, नहीं बताते हैं। कौन गुड्स सामान से फायदा होता है दुनिया में, कौन नंबर है, ये सब आपको कुछ भी नहीं बताया जाता है। तो दोनों आदमी थोड़ा थोड़ा इधर उधर बता देता है। समझ में आ गया कि नहीं? अब हम लोग चलते हैं लोग कहाँ पे, हवाई जहाज। सड़क वाला देख लेते हैं, सड़कों निपटा देते हैं, उसके बाद हवाई जहाज पे चला जाएगा। काय के लिए हवाई जहाज पढ़ाएंगे तो आपको एयरपोर्ट याद कराएंगे 25 गोले। कभी देखें एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि मणिबक्कम एयरपोर्ट कहाँ है, पूछता है कि नहीं पूछता है? बकलोल सब मुंह देखता है, पूछता है कि नहीं? एग्जाम घरे बैठ के प्रीवियस क्वेश्चन देखेगा तब ना पता चलेगा। जाते तो लोग तो व्हाट्सएप चालू करता है सब, यहाँ नोटिफिकेशन आते व्हाट्सएप चालू करेगा। इस उम्र में हम लोग को भी हम लोग के टीचर समझाते थे ना, तो मने मन कहते थे कि क्या कौन चीज समझा रहे हैं, लेकिन फिर सोचते थे नहीं ठीक है समझा रहे होंगे, फॉलो कर लेते थे। अब समझ में आता है सही है समझा रहे थे। आप लोग को भी नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिए रोड परिवहन, कौन परिवहन? सड़क। रोड परिवहन, भारत में रोड सबसे पहले अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक। अशोक। भारत में व्यवस्थित ढंग से बनवाने का काम शेर शाह सूरी ने किया। किसने कहा? यह शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने कौन सा रोड बनवाया था? जीटी, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड का निर्माण कराया था शेर शाह सूरी ने। भारत में अभी 200 से ज्यादा नेशनल हाईवे है। कितने ज्यादा हैं? 200, लगभग 207 क्या चीज है? नेशनल हाईवे है। क्या है? नेशनल हाईवे। इसे नेशनल हाईवे को कहा जाता है एनएच। नेशनल हाईवे को क्या कहा जाता है? एनएच। नेशनल हाईवे एनएच। इसके बनाने की जिम्मेदारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचआई को दिया गया है। किसे दिया गया है? एनएचआई को दिया गया है। भारत में जो हाईवे है इसकी लंबाई लगभग 1.5 लाख किलोमीटर है। आपके मटेरियल में 1 लाख किलोमीटर दिया है, उसको बना लेंगे कितना किलोमीटर? 1.5 लाख किलोमीटर है। भारत में हाईवे कितना है? 1.5 लाख। सबसे लास्ट टॉपिक होगा आप लोग में, देख लीजिए कितने किलोमीटर है? 1.5 लाख किलोमीटर। रेलवे जो है कुल सड़क, भारत में कुल सड़क का महज 2.7% क्या है? नेशनल हाईवे है। 2.7% नेशनल हाईवे। आप देखिए भारत में जितनी सड़कें हैं उनमें से महज 2.5%, 3% मान सकते हैं। 2.7 को हम क्या लिख ले? 3%। तो बताइए इसको 2.7 को हम क्या बोल सकते हैं? 3% बोल सकते हैं। तो टोटल सड़कों का महज 3% क्या है? हाईवे है। आप बताइए आप लोग कितना हाईवे देखे होंगे? बिहार के होंगे तो कम में देखे होंगे। बिहार में तो गलिया को बोलता है हाईवे है। बिहार में जिंदा रहना विकास कहलाता है। 4 लेन सड़क यहाँ है। बजट भी तो नहीं है बिहार सरकार के पास। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी के पास प्लानिंग नहीं है, बहुत वेल प्लानिंग है, नो डाउट। हम पर्सनली उनके वर्क को देखे हुए हैं। सचिवालय में हम बहुत बार गए हैं, बहुत से लोग से मिलने उलने, लोग से सब बताते हैं लोग कि सर जब मुख्यमंत्री मीटिंग करते हैं ना तो उनके पास सारा प्लान रहता है। ऐसा नहीं कि मतलब वो उठ के आए ऐसे सलाह लेने आए, वो बात बात पर टोकते भी हैं और पूरी तैयारी से आते हैं। और कई तो सचिव बहुत बड़ा पद होता है। आप आईएएस का एग्जाम निकालेंगे ना तो डीएम बनेंगे या फिर कोई बड़े पोस्ट पे जाए, फिर कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, ऐसे बढ़ते बढ़ते जब बुढ़ा जाएंगे ना 10-20 साल आपको डीएम बना बना के हर जिला जिला घुमा देगा, घाट घाट का पानी पी लेंगे, तब बुलाया जाएगा सचिवालय में हर चीज से परिपूर्ण। तो बताते हैं लोग कि जानते हैं सर जब मुख्यमंत्री साहब आते हैं ना तो कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि इनको इतना विभाग देखते होंगे, इतना फुर्सत है, थोड़ा इसे बता के निपटा देते हैं, तो टोक देते हैं आज मेहनत करके आप नहीं आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बिहार को आगे नहीं ले जाना चाहते। समस्या यह है कि हमारे पास उस तरह का टैक्स का कलेक्शन नहीं हो पाता है और केंद्र सरकार पैसे बिहार को अच्छा से नहीं देती है। हाई धोलेरा स्मार्ट सिटी गुजरात में बनेगा, बिहटा में नहीं बन सकता है। बन सकता है? नहीं बन सकता।
चुनाव रहेगा तो सुशांत सिंह राजपूत के लिए सीबीआई जांच हो जाएगा, अभी कोई नहीं पूछने आता। तो हम लोग बिहार वाले ना राजनीति के जंजाल में फंस के रह गए। ऐसा नहीं है कि हम लोग के पास थिंकिंग नहीं है या फिर नहीं, बट हम लोग के पास टैक्स कलेक्शन ही नहीं है। मजदूर कैटेगरी का लोग यहाँ ज्यादा है जो दूसरे जगह जाके काम करता है, कितना टैक्स देगा वो ज्यादा टैक्स नहीं दे पाता है। जबकि बड़े दिल्ली में देखिए एक से एक बिल्डर, करोड़पति, अरबपति, उनसों के लिए 1 करोड़ कोई मायने नहीं रखता है। वहां पे एक दिल्ली में हम थे तो एक आदमी 2-4 गो थे, बात कर रहे थे तो कोनो मैटर पे एगो फोन पे बात कर रहा था, कह रहा था कि हाँ अब वहां पे 80 करोड़ लग रहा है तो हम छोड़ दिए। 30-40 करोड़ का बात रहता तो कहते चलो, हम कह देख रहे मतलब 30-40 करोड़ को ऐसे कर रहा था जैसे हम लोग 250 रुपया के बोलते हैं। छोड़िए, आप 30-40 करोड़ रहता तो कहो करते चलो यार। अब बताओ उन लोग के पास क्या है, टैक्स कलेक्शन ज्यादा है, हमारे यहाँ टैक्स कलेक्शन है नहीं। बिहार सरकार को बहुत बड़ा रेवेन्यू मिल रहा था शराब से, बट सामाजिक पतन इतना तेजी से हो रहा था कि शराब को मजबूरी में प्रतिबंध लगाना पड़ा, जो कि पूरी तरह से सरकार का एक तो कमर तोड़ के रख दिया सरकार को यहाँ पर। हालांकि केंद्र सरकार को ऐसा करना चाहिए कि कोई भी राज्य अगर शराब पर प्रतिबंध लगाता है तो जितने पैसे उसे शराब से मिल रहे थे टैक्स के रूप में, उतनी की भरपाई कम से कम केंद्र सरकार कर दे। ऐसे में केंद्र सरकार भरपाई करती है तो उसका 0.02% भी खर्चा नहीं होगा, लेकिन सरकार करती है नहीं करती है। रीजन क्या है, विकास हो जाएगा तो हमारी पार्टी का नाम थोड़े होगा, नीतीश बाबू का नाम हो जाएगा। भैया जरा सोचो ना, बिहार आगे बढ़े चाहे गुजरात आगे बढ़े, दूर से देखोगे तो हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, तो थोड़ा दूर से देखो। लेकिन हम लोग भाई साहब रद्द करके रख दिया, क्या बोलेंगे आप। थोड़ो हाईवे हमारे यहाँ है ही नहीं है उतना, प्लानिंग बहुत है सरकार के पास। कच्ची दरगाह का जो पुल बन रहा है, वाइडेस्ट पुल बन रहा है, चौड़ा, एशिया में नंबर 1 बन रहा है, मोकामा में बन रहा है, कोसी महासेतु। फंड की कमी है, पैसे नहीं है, रुका हुआ है काम यहाँ पर, क्या कीजिएगा। कोई आप ही मुख्यमंत्री रहेंगे तो अपने राज्य को क्या चौपट देखना चाहेंगे। कोई भी, आपके पिताजी को ही देख लीजिए, आपके पिताजी भी तो अपने घर के लिए मुख्यमंत्री हैं। किसी का घर महल हो जाता है, कोई झोपड़ी में ही रख जाता है, फंड की कमी से। किसके वजह से, फंड की कमी, पैसा बहुत समस्या है। तो भारत में कुल सड़कों का हाईवे कितना परसेंट है, महज 2.7%। और इसको हम 3% मान लेते हैं। इस 3% पर भारत के कुल ट्रांसपोर्टेशन का 40% बोझ है। सोचिए, 40% ट्रकों को अकेले कौन रोका है, हाईवे रोक के रखी अकेले। इतना बड़ा लोड है यहाँ पर, इसीलिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लाया जा रहा है। क्या लाया जा रहा है, डेडिकेटेड, कि भैया इतना लोड ट्रकों का, सामानों का किस पर ऊपर पटक दिया गया, हाईवे पर दे दिया गया। भैया इस लोड को उठा के कहां भेजो, ट्रेनों में। अब कोई भी इंसान मालगाड़ी से नहीं भेजता। सिंपली बात बताता, हमारे पास अगर 1 ट्रक आलू है, हम अगर उसे दिल्ली बेचना चाहते हैं, नो डाउट पटना से ज्यादा पैसा हमें कहां मिलेगा, दिल्ली में। लेकिन ये बताओ, हम ट्रक से बेचेंगे, ट्रक का पैसा लग जाएगा। मजबूरी हमारी ट्रेन से बेचना, 5,000 में दिल्ली पहुंचा देगा 1 ट्रक आलू, फायदा हो जाएगा कि नहीं। लेकिन उस ससुरा 1 हफ्ता में पहुंचाएगा, 10 दिन में पहुंचाएगा, कोई ठीक नहीं। आलू है तो चल गया, आलू है तो चल गया। अब गोभी चाहे टमाटर जैसे सड़ने वाला चीज रहेगा, ससुरा ट्रेने में सड़ा देगा, वो ट्रेने में सब्जी बना देगा, सड़ जाएगा। भेजेंगे टमाटर तो वो में चोखा बन के रेडी रहेगा। तो सरकार चाहती है कि ट्रकों का बोझ सड़कों पर से हटा दे, इससे प्रदूषण कम होगा, दुर्घटनाएं कम होंगी, और सामान लेकिन मालगाड़ी में जाएगा कैसे, जल्दी पहुंच नहीं पाता है। तो सरकार इसीलिए क्या लाना चाह रही है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत। सर शिक्षा का क्या हाल है, नीतीश बाबू को भी तो ये देखना चाहिए। बिहार दरोगा में पेपर लीक हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है। बात आपकी बिल्कुल सही है, एकदम सही है। लेकिन एक बात बताए ना, यहाँ के गार्जियन लोगों की भी खराबी है। बिहार एक ऐसा राज्य बन गया है ना, जहाँ के माँ, जिस बाप को चला नहीं जाता है वो लाठी लेके जाता है बेटा को नकल कराने मैट्रिक में। ये भी पूछिए अपने आप से, सामाजिक जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती है। बिहार में दहेज क्यों बढ़ा, आपको पता है। लोग यहाँ पर घूस दे दे के नौकरी लिए, 2 बीघा खेत बेच दिए, 10 लाख रुपया मिला, दे दिए सरकारी नौकरी हो जाए। अब खेत गया सरकारी नौकरी खरीदने में, इस 10 लाख की भरपाई दहेज से होगा। यही खराबी है यहाँ पर। और कहते हैं लोग यहाँ सरकारी कर्मचारी अच्छा से काम नहीं करता है। पुलिस डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट, हर जगह यहाँ पे 30 से 40% आपको पैरवी वाला है। सरकारी नौकरी का 2 लाख खोजिए ना, बड़ी महंगा बिकता है।
समझ आ गया कि नहीं आ गया? चलो ध्यान से देखो, आगे बढ़ते हैं। ये कितना परसेंट लोड रोक के रखा है? 40%। इसके अलावा आप नक्शा में पढ़ेंगे तो हम आपको हाईवे बता देंगे वहां पर कि हाईवे नंबर 1 अमृतसर दिल्ली से अमृतसर, 1A श्रीनगर, 2 कलकत्ता तक, 3 आगरा मुंबई, 4 मुंबई चेन्नई, 5 चेन्नई कलकत्ता, 6 कलकत्ता मुंबई, 7 वाराणसी कन्याकुमारी, 8 मुंबई दिल्ली, ये 9 पुणे से मछलीपट्टनम, 10 कलकत्ता दिल्ली से फाजिल्का। ये सारी चीजें कौन कहाँ है ये आपको किस में पढ़ा देंगे? मैप में। बाकी ये कंसेप्ट समझ में आ गया। भारत में हाईवे कितने हैं? 13 बोलता है बंदरगाह रे भैया 13। को हाईवे? दूगो, 207। कितने हाईवे? 207। पूरे हाईवे की देख रेख की जिम्मेदारी किसकी है? हाँ, NHAI। किसकी है? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टोटल कितने किलोमीटर लंबाई है? 1.5 लाख। भारत में जितनी भी सड़कें हैं, जितनी भी सड़कें हैं, उन सभी सड़कों में कितना परसेंट हाईवे का योगदान? 2.7। 2.7। लेकिन टोटल लोड का कितना रोका है? कितना परसेंट? 40%। बड़की बड़की ट्रक को देखिएगा ना तो कहां जाती है? हाईवे पे। और उन हाईवे पे ट्रकों के लिए कोई जगह नहीं रहता है। जैसे हाईवे गुजर रहा है पटना के पास से, तो जो ट्रकों को पटना में आना है तो ससुरा दिन में घुसा दिया पटना में तो जाम लग जाएगा, तो उनको नो एंट्री लगा देता है। क्या कर देता है? नो एंट्री। सुबह 6 बजे से पहले कोई भी ट्रक को किसी भी बड़े शहर में घुसना है, घुस जाओ। 6 बज गया, ट्रकों के लिए नो एंट्री। ट्रकों के लिए नो एंट्री। कब तक? रतिया को 9 बजे ले। तो सुबेरे 6 बजे से लेके रात को 9 बजे तक ट्रकों को पटना के बाहर इंतजार करना है। अब मान के चलिए कोई ट्रक वाला लखनऊ से कोई सामान लेके आया है पटना में, और वो घुसना चाह रहा था 5 बजे पटना में, हाजीपुर का पुल जाम हो गया, ससुराल के हुए 7 बज जाएगा, उसका एक दिन मरा जाएगा। क्योंकि पटना में शाम 6 बजे, सुबह 6 बजे से क्या लग जाएगा? लॉकडाउन, मतलब उसके लिए नो एंट्री, उसके लिए नो एंट्री। अब वो कब घुसेगा अंदर? रात को 9 बजे के बाद। ये दिन भर कहां खड़ा रहेगा? सड़के पे। तो मजबूरी में कोई भी शहर है, जैसे मान के चलिए कोई शहर है, ठीक है, शहर बसा है, इसमें घर और बन रहे, यहां से क्या गुजर रहा है? हाईवे। यहां से हाईवे, यहाँ नो एंट्री लगा दिया जाता है 6 से 9। 6 बजे से पहले घुसिए, 6 बजे से 9 बजे तक नहीं घुस सकते। ट्रकवा अगर इसी हाईवे पे खड़ा हो जाएगा तब जाम। तो शहर के पास इस हाईवे को थोड़ा सा चौड़ा कर दिया जाता है, कहीं 90 फीट, कहीं 200 फीट बाईपास के पास। तो किसी भी शहर में जाइएगा ना तो सड़क ऐसे ही मिलेगा, 90 फीट। जयपुर में जाइएगा ना तो 200 फीट। मतलब समझ जी कि हुआ और दुर्दशा है। खुश मत होइए। बिहार में तो 90 फीट पे काम चल जा रहा है, जयपुर में 200 फीट, जयपुर में 200 फीट। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए यहां अब ये हो गई आपकी मेन सड़क, और ये जो 90 फीट एक्स्ट्रा डाला है ये क्या कर देगा? पार्किंग। और यहां से कोई भी हाईवे को क्या 20 शहर से ले जाया जाता है? यहां एक छोटी सी सड़क बनाई जाती है, छोटी सी सड़क। ये सड़क मेन हाईवे को क्या करता है? जोड़ देता है। इसी को क्या कहते हैं? बाईपास। क्या कहा जाएगा? बाईपास। पटना में भी बाईपास है। बाईपास हेलेंगे तो कौन सा सड़क मिलेगा? 90 फीट। कौन मिलेगा? 90 फीट। कभी 90 फीट का जगह खाली देखे हैं? क्या खड़ा रहता है? पूरा का पूरा जाम रहेगा। किस लिए? नो एंट्री रोकने के लिए। तो भारत में सड़कों पर इतना बोझ है जिस वजह से आए दिन एक्सीडेंट होता है। कोरोना से 10 गुना जान लेता है सड़क एक्सीडेंट, लेकिन पता नहीं चलता, लहरिया कट मारेगा चल जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि हर बार आप ही की गलती हो, कभी कभी हाई ट्रक वरक वाला भी मार देता है, सब पिए हुए रहेगा ना, मार देगा सीधे। खतरनाक होता है सब, जहाज से तो कम में खतरनाक है। रोड समझ में आ गया? रोड सड़कों का देख रेख भारत में किस अथॉरिटी का जिम्मेदारी? सड़कों की लंबाई, टोटल सड़क कितना परसेंट है? लोड कितना है? हाँ, 40%। चलिए भाई अब देखते हैं एयरपोर्ट का काम। किसका? एयरपोर्ट। अब मटेरियल में लिखा है कि नहीं भाई? वायुयान परिवहन। यह परिवहन सबसे तेज तथा महंगा है, सबसे तेज तथा महंगा।
रीजन क्या है भैया, इसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज होती है, और जितनी टेक्नोलॉजी होती है बहुत ही महंगी होती है। एसी लगाओ, लाइट लगाओ, सब चीज क्या होता है, महंगा। इवन की जो जहाज के जो फ्यूल होते हैं वो भी काफी महंगे आते हैं। इस फ्यूल से जितना ज्यादा सामान लोड होगा उतने ज्यादा जहाज में ईंधन खर्चा होगा। वो एक तरह का केरोसिन होता है, रिफाइंड केरोसिन, जो जहाजों में डाला जाता है, पेट्रोल नहीं होता है, वो काफी महंगा आता है। अब बताइए, जहाज अगर खाली उड़ेगा तो ज्यादा पेट्रोल खाएगा कि भर के उड़ेगा? हाँ, भर के उड़ेगा तब। इसलिए जहाज में सवारी बैठेगा या नहीं बैठेगा ये कंफर्म नहीं है, ये तो बुकिंग पे डिपेंड है। लेकिन जहाज में हर हाल में पायलट बैठेगा, हर हाल में 4 गो एयर होस्टेस रहेगी, जहाज का अपना लोड रहेगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, सीजन चालू रहे चाहे ना रहे, इसलिए हमेशा जहाजों में जो 4 गो एयर होस्टेस रहती हैं उनमें लड़कियों को रखा जाता है, क्योंकि लड़कियों का वजन बहुत हल्का होता है। दिखने में कितना चकरा रहेगी, भारी नहीं रहते। नहीं देखेगा हीरो हीरोइन में, हीरो आएगा हीरोइनिया को टांग लेगा, ऐसा बहुत हल्की होगी। कभी सुने हैं हीरोइन हीरोवा को टांगी? उलट जाएगी सचरी अपने यहाँ। ओ माय गॉड, मेरी कमर, मुंह लावा टूट गई। समझ में? भोजपुरी में उठा लेती है सर। हाँ, भोजपुरी वाला हीरोइनिया बड़ी तगड़ा होते हैं तम। यार भोजपुरी में तो हमको लगता है कोनो मोहल्ला के भाभी को उठा लेता है। चल भाभी, चल भाभी फिल्म बनाई तो चल, वो कह देगा हाँ चलो फिल्म बनाई तो चला। चलो। तो एयर होस्टेस जो होती है, समझ गया? एयर होस्टेस को क्यों रखा जाता है? क्योंकि एयर होस्टेस हल्की होती है, सब शरीर से भी दिमाग से भी। अरे दिमाग से हल्की नहीं होती है, दिमाग से तो बहुत तेज होती है सब। उनकी ट्रेनिंग रहती है। इसके वजह से हर एयरलाइंस को साल में 3 करोड़ रुपए का फ्यूल बच जाता है। सोचिए, इस हल्का होने की वजह से। हाँ, हल्का होने की वजह से, एयर होस्टेस की वजह से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उस सब बहुत वेल ट्रेंड भी होती हैं, अच्छा काम करती हैं। लड़कियां जो होती है ना, एक ही काम को कितनों बार करने को कह दीजिएगा उबेंगी सब नहीं। आदमी में एक काम 2 बार 3 बार 10 बार कर लेगा, उब जाएगा, होगा दिन भर चाय पिया और नहीं उबेंगी सब, देखिएगा ना। अब खुद सोचिए, आदमी सबको अगर नेल पॉलिश करने की जिम्मेदारी रहती, 2 दिन खूब चाव से लगाते, उसके बाद और लड़की सबको दिन भर कह दीजिएगा तो पोतले रहेगी। वो मन से करती है, बहुत चाव से कैले रहेगी सर। और मेहंदी 1 घंटा में लगाएगी सर, 2 घंटा सुखाएगी सर। लड़का को तो नहीं मेहंदी लगाई ना, डाल देगा जेब में हाथ, ये माई ये मेहंदी लगी ले रहा। जेब में हाथ डाल देगा वहां। तो परिवहन काफी महंगा है, क्योंकि इसमें सैलरी भी महंगी आती है, टेक्नोलॉजी भी काफी महंगा आता है। भारत में वायु परिवहन प्रायोगिक विकास 1911 में इलाहाबाद से कहा हुआ था? नैनी। भाई देखो, इलाहाबाद से नैनी कुछ ज्यादा दूर नहीं है, जैसे पटना से दानापुर है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। डाक विभाग को लेके गया गया, ये प्रयोग के तौर पे किया गया था। लेकिन नागरिक के लिए कब मान्यता मिली थी? 1927 में। अब 1953 के बाद नेशनलाइज कर दिया गया। 2 तरह की एयरलाइन है, अंदर अंदर उड़िएगा तो एयर इंडिया, अंदर सॉरी इंडियन एयरलाइन, अंदर अंदर उड़िएगा तो इंडियन, अब बाहर जाएंगे तो एयर इंडिया। बाहर जाने के लिए एयर इंडिया की जहाजें होती हैं सब। भारत में ओपन स्काई पॉलिसी ला दिया गया। क्या ला गया? ओपन स्काई पॉलिसी, मुक्त आकाश नीति। मतलब किसी के पास अगर पैसा है तो अपन जहाज खरीदे, अपन पायलट खरीदे, एयर होस्टेस खरीदे, और सबको जांच कौन करेगा? डीजीसीआई, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ एविएशन इंडिया है, वो जांच करेगा। पायलट कहां से पढ़ा है, कितना एक्सपीरियंस है, जहाज की क्या कंडीशन है, एयर होस्टेस कहां से ट्रेनिंग लाई है, बैकग्राउंड कहां है, सब कुछ होने के बाद आपको भी परमिशन दे देगा। तो भारत में अब प्राइवेट जहाजें भी उड़ सकती हैं। इससे सरकार का बोझ कम हो जाता है। वरना पहले या तो भैया सरकार को ही खूब ज्यादा मात्रा में जहाजों को खरीदो और उड़ाओ, उससे बेटर है एयर इंडिया भी उड़ती है, इंडियन एयरलाइन भी उड़ती है, साथ में प्राइवेट भी उड़ती है। किंगफिशर उड़ते उड़ते हमेशा के लिए उड़ गया, जेट एयरवेज हमेशा के लिए चला गया। अभी चल रहा है स्पाइस जेट, इंडिगो, गो एयरवेज, विस्तारा,
ये सब एयरलाइंस क्या रही चल रही हैं, टाटा और इंडोनेशिया, टाटा और कई कंपनियां मिलकर एयर एशिया, ये सारी चीजों को बनाई हैं। क्या भारत में अभी प्राइवेट एयरलाइन उड़ सकती है या नहीं? आराम से एक प्राइवेट जहाज को आप क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। ओपन स्काई पॉलिसी में क्या हम प्राइवेट जहाज लेके जा सकते हैं? क्या इस तरह से ओपन रेल प्रणाली है? नहीं है। बस ये है कि तेजस वगैरह जो है ये ना पूरी तरह सरकारी है सचुरा, ना पूरी तरह से प्राइवेट है। सरकार को करना चाहिए कि रेलवे को कहना चाहिए कि देखो भैया, सरकारी ट्रेन भी चलेगी, प्राइवेट भी चलेगी, लेकिन प्राइवेट ट्रेनें प्राइवेट पटरी पे चलेगी, सरकारी पटरिया पर हाई प्राइवेट ट्रेन वहां नहीं चलेगी। प्राइवेट लाइए ना मोदी जी, कौन मना किया है, लेकिन सरकारी पटरिया पे, हाँ, सरकारी पटरिया पे कितने लोगों का शौचालय बना हुआ है गांव में। प्राइवेट वाला ट्रेन में हॉर्नो नहीं मारेगा, सब लोटा सहित उधिया देगा सब। क्या स्टेज है यहाँ पे? इसलिए उनके लिए क्या करना है, अपना अलग पटरी बिछाओ। यहाँ रोजगार के साथ साथ शौचालय भी छिना रहा है। देखिए ध्यान से, तो हम लोग के यहाँ ओपन स्काई प्रणाली है। भारत में कई एयरपोर्ट है। मोदी जी ने कहा है कि आने वाले 10 सालों में भारत में 100 एयरपोर्ट बनेंगे। कितने एयरपोर्ट? 100 एयरपोर्ट बनेंगे। अब हम लोग एयरपोर्ट को याद करते हैं, कौन एयरपोर्ट कहाँ है। तो अमूमन कई ऐसे एयरपोर्ट हैं जो शहर के नाम पे ही हैं, जैसे श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसके नाम पर है? श्रीनगर। लेकिन अमृतसर का, हाँ, रामदास एयरपोर्ट, गुरु रामदास। अमृतसर वाले का गुरु रामदास। और चंडीगढ़ वाले का चंडीगढ़ एयरपोर्ट, चंडीगढ़ वाले का चंडीगढ़ एयरपोर्ट। कितना इजी है। तो हम बस उनका याद करा देते हैं जिनका अलग नाम है, हम उसको याद करा देते हैं जिसका नाम क्या है, अलग है। अब भाई जो शहर के नाम पे होगा याद करा के क्या करेंगे, कौन फायदा है? अब जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन याद करता है जी? जयपुर में होगा। और याद करना है तो महाराणा प्रताप एयरपोर्ट याद कीजिए, उदयपुर। बताइए, गुरु रामदास एयरपोर्ट अमृतसर, रामदास एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह लखनऊ, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट बनारस, लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी, लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, बिरसा मुंडा रांची, बिरसा मुंडा रांची, सुभाष चंद्र बोस कोलकाता, सुभाष चंद्र बोस, गोपीनाथ बारदोली, गोपीनाथ असम। ये गोपीनाथ एयरपोर्ट कहाँ है? असम। असम के कहां पर? गुवाहाटी में। असम के गुवाहाटी में। एक बार इधर से दोबारा याद करते हैं। रामदास, इंदिरा गांधी, इसका ही नाम है पालम एयरपोर्ट। क्या नाम है? पालम एयरपोर्ट। क्या एयरपोर्ट? पालम। कभी पूछ देगा पालम किसका है? दिल्ली, उसी का पालम एयरपोर्ट। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण, बिरसा मुंडा, हाँ, बिरसा मुंडा, सुभाष चंद्र बोस। कलकत्ता वाले का पुराना नाम दमदम, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट का नाम दमदम। बीजू पटनायक भुवनेश्वर, बीजू पटनायक भुवनेश्वर, बीजू पटनायक। स्वामी विवेकानंद रायपुर, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। भीमराव अंबेडकर नागपुर, भीमराव अंबेडकर। राजीव गांधी हैदराबाद, राजीव गांधी। छत्रपति शिवाजी मुंबई, छत्रपति शिवाजी मुंबई। महाराष्ट्र कौन बोल रहा है? मुंबई, छत्रपति शिवाजी। भीमराव अंबेडकर, राजीव गांधी, विवेकानंद, विवेकानंद रायपुर, विवेकानंद, विवेकानंद। रामदास, रामदास। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। जयप्रकाश नारायण, पटना है, जयप्रकाश नारायण। चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, स्वामी विवेकानंद रायपुर, बीजू पटनायक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बिरसा मुंडा, भीमराव अंबेडकर, राजीव गांधी,
राजीव गांधी सांता क्रूज मुंबई, इसी का नाम छत्रपति शिवाजी। सांता क्रूज या छत्रपति शिवाजी, सांता क्रूज कहिए या छत्रपति शिवाजी। अहमदाबाद सरदार पटेल, सरदार पटेल एयरपोर्ट अहमदाबाद। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। राणा प्रताप उदयपुर, राणा प्रताप, राणा प्रताप जयपुर एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट। रानी अहिल्याबाई इंदौर, रानी अहिल्याबाई इंदौर, रानी अहिल्याबाई, रानी अहिल्याबाई इंदौर, रानी अहिल्याबाई। सांता क्रूज मुंबई, इसी का नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी। याद रहेगा ना? दोबारा फुल स्पीड में कहीं का भी बोलेंगे, नाम बताएंगे ना? लखनऊ एयरपोर्ट, चौधरी कोलकाता, रांची, रायपुर, विवेकानंद, विवेकानंद स्वामी विवेकानंद। अरे भैया बस देख भाई, सबको पता है, सब लोग विवेकानंद की इज्जत करते हैं। अब याद करते वक्त एक बार स्वामी नहीं हो बोलेंगे तो बहुत बड़ा पाप नहीं हो जाएगा? इतना बड़ा नाम बोलेंगे स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल पर, गड़बड़ा जाएगा। सब लोग गुरु रामदास की इज्जत करते हैं, याद करते वक्त केवल रामदास भी बोल देंगे तो बहुत बड़ा बवाल ना हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? का सबको पता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पूजनीय है, लेकिन एक बार अंबेडकर एयरपोर्ट बोल देंगे कोई बवाल ना हो। याद कर रहे हैं ना? क्या कर रहे हैं? याद कर रहे हैं, फ्लो टूट जाता है। अंबेडकर एयरपोर्ट, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, छत्रपति शिवाजी, सरदार पटेल, हाँ हाँ, अहमदाबाद, अहमदाबाद है। कहाँ है? अहमदाबाद। राणा प्रताप उदय, राणा प्रताप जयपुर। इंदौर में अहिल्याबाई, इंदौर में अहिल्याबाई, इंदौर, इंदौर चौधरी चरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, बिरसा मुंडा, सुभाष चंद्र बोस, गुरु रामदास, राणा प्रताप, बीजू पटनायक भुवनेश्वर, बीजू पटनायक, बीजू पटनायक, राजीव गांधी हैदराबाद, राजीव गांधी हैदराबाद। सांता क्रूज किसे कहते हैं? मुंबई। पालम इंदिरा गांधी, पालम इंदिरा गांधी को पालम बोलते हैं। सांता क्रूज दमदम, दमदम जॉली ग्रांट देहरादून, जॉली ग्रांट जॉली ग्रांट, जॉली ग्रांट। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? भाई कौन कह रहा है रे बकलोलवा? एक से एक लड़का बैल रहता है सब। रंजीत सिंह, सर हमरी वाली तीज का व्रत है। बाबू ये सब दिखावा है। वक्त एक ऐसा चीज है जो आपको बता देगा कि लोग क्या थे और क्या समझ रहे थे। आप वक्त का वेट कीजिए, आपको बहुत जल्दी 13 भी भूकेगी। बकलोल कहेगा अजब हाल है भाई। देखो लाइफ में मोबाइल के ऊपर टेम्पर ग्लास जो होता है ना, उसकी अहमियत मोबाइल नहीं है, वो टेम्पर ग्लास है। उसको उतने भर वैल्यू दो। तो आप मेरे कहने पर नहीं मानेंगे, लफुआगिरी करबे करेंगे, हमारे समझाने पे नहीं मानेंगे। एटलीस्ट उसको वो वैल्यू मत दीजिए जो आपकी वैल्यू है। तीज भूख रहे हैं, खुश रहे हैं, लात मार ससुरा तो नहीं होकर तीज भूखते हैं। हर चीज का एक लिमिट होता है। एवरीथिंग इज बैड आफ्टर ए लिमिट। हर चीज एक लिमिट होता है। तीज भूखते हैं। हाँ? यही सब लड़कियां ब्याह के बाद लड़का लेके आएगी तो मामा कहवाएगी। चलो इधर देखो। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जॉली ग्रांट, चौधरी चरण सिंह, हाँ नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट बोला।
अरे यार तुम लोग क्या करता है सर? कर आएगी सर, एगो कर आएगी, सरदार पटेल वाले का नाम बदल के नरेंद्र मोदी कर दो। ये हमको पहले लगता था ना कि केवल पटना में जो ऑफलाइन पढ़ता है यही खचरा है, इससे डबल खचरा ऑनलाइन वाला सब। समझ आ रहा ही नहीं है किसी को, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ गया तीज वाला? देख भाई, वो एगो तीज से कम 4 आदमी को फरियाएगी। तो हम सही बात सुन, सुनता, मोहब्बत के नशे में हमें ने मोहब्बत के नशे में हमने उन्हें खुदा कह डाला। उन्होंने जवाब दिया, खुदा किसी एक का थोड़ी होता है। एक तीज में 4 निपटेगा बेचारा, गया काम। चलिए आगे का क्लास कल देखेंगे।